सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन में भी अपनों ने जो स्टार्ट किया था वो था समसूत्री विभाजन, जिसमें अपनों ने सबसे पहले बात की थी प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज में आपका जो विभाजन है किस प्रकार स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जहाँ पे अपनों ने प्रोफेज पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, और डायग्राम के थ्रू अपने को स्पष्ट है कि प्रारंभिक प्रोफेज और अंतिम प्रोफेज, जिसमें अपने पास ध्यान रखना है कि जो आपके पास अंतिम प्रोफेज में जो गुणसूत्र है वो कहाँ जाते हैं, बीच में यानी मध्य में। ठीक है, तो उसके बाद अपने बात करेंगे मेटाफेज के बारे में, एनाफेज और टेलोफेज। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। अब बात करते हैं अपने उसके बाद प्रोफेज के बाद क्या है, मेटाफेज। एक प्रोफेज में ये ध्यान रखना है कि प्रोफेज में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, सबसे लंबी अवस्था तो वो यही है, सबसे लंबी अवस्था। ठीक है, और प्रोफेज का वैसे हिंदी में नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना क्या होती है, पूर्व अवस्था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने किसके बारे में, मेटाफेज के बारे में। सेकंड आपके पास मेटाफेज। यहाँ पे मेटाफेज का अपने डायग्राम लाते हैं, क्योंकि डायग्राम से अपने चीज़ें बहुत सी स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके पास ये तारक का है, ठीक है, सेंट्रोसोम, ये चले जाते हैं विपरीत ध्रुवों पर, ये तो पता ही है, विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या है, गुणसूत्र, ये है आपके पास गुणसूत्र, और ये मध्य में ही है। और इनसे जुड़े होंगे तर्क तंतु, तारक काय से क्या जुड़े होंगे, तर्कु तंतु, ये ऐसे। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया तर्क तंतु, और उसके बाद आपके पास मिलेगा, इसको बोलते हैं सतत तंतु, जो आपके पास ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है किसका, मेटाफेज का। तो यहाँ पे अपने नाम लिख लेते हैं। देखो, इसको तो बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आपको जो डैश डैश दिखाई दे रही है वाली रेड लाइन में, ये आपके पास असतत, असतत तंतु। तो तर्क तंतु में भी तीन प्रकार होते हैं, जिसमें एक तो होता है असतत तंतु, एक होता है सतत, और एक होता है अंतर क्षेत्रीय तंतु, जिसको बोलते हैं इंटरजोनल ब्रेन। ठीक है, असतत तंतु। और यहाँ पे आपके पास ये जो एकदम सीधी लाइन यहाँ से आ रही है ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं सतत, सतत तंतु। ठीक है, और जो ये आपके पास मध्य में जो आपके पास गुणसूत्र है, यहाँ पे एक प्लेट का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट, या इसको ही क्या बोलते हैं, एम प्लेट। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि एम प्लेट का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, मेटाफेज अवस्था में। ठीक है, और ये आपके पास ग्रीन में, ये तो पता ही क्या, सेंट्रोसोम यानी तरक्काय, तरक्काय। ठीक है, बस यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि आपके पास जो गुणसूत्र है यहाँ पे किससे जुड़े होते हैं, तर्कतंतु से। यहाँ पे आपके पास जो गुणसूत्र आते हैं ये दिखाई देते हैं एकदम स्पष्ट, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही ध्यान रखना, ये हो गया मेटाफेज अवस्था। उसके बाद बात करेंगे अपने इसकी अगली अवस्था कौन सी, एनाफेज, एनाफेज अवस्था। तो यहाँ पे भी डायग्राम से ध्यान रखना अपने को। तो ये तो है आपके पास क्या, तारक्काय यानी सेंट्रोसोम। और ये आपके पास गुणसूत्र, तो यहाँ पे गुणसूत्र हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है,
और तर्कतंतु अपने को पता है इससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो ये तर्कतंतु इससे जुड़े हुए हैं। और एक हमने बात की थी सतत, ठीक है, तो ये भी इसमें रहेगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे होते हैं इंटरजोनल तंतु, जो अपनों ने बात की थी तंतु के बारे में, ये ऐसे ऐड होता है। तो यहाँ पे अभी इनके नाम लिख लेते हैं। ये तो बताइए क्या है, ये कोशिका झिल्ली, ये तारक है तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपके पास क्या है, तो इनको लिख लो। एक तो है असतत, असतत तंतु, और ये है आपके पास सतत, सतत तंतु। और यहाँ पे ये वाला तंतु है, इसको क्या बोला था, अंतःक्षेत्रीय तंतु, ठीक है, यानी इंटरजोनल, ठीक है। तो ये तो गया इंटरजोनल फाइबर, जिसको अपने कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पास ये गुणसूत्र है, ये क्या होते हैं, आधे तो गति करते हैं इस साइड और ये गति करते हैं इस साइड, तो इसी गति को नाम बोल देते हैं एनाफेज गति, एनाफेज गति, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिन, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिन, ये चले जाते हैं ध्रुवों की ओर, ठीक है, आधे इस तरफ और आधे इस तरफ, और इन्हीं गति को क्या बोलते हैं, एनाफेज गति। तो यहाँ पे आपके पास 3 तंतु है, इन्हीं तंतु को बोलते हैं त्रिकोतंतु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सेंट्रोमियर है यहाँ से विघटन हो जाता है। अपनों ने टाइप्स पढ़े थे गुणसूत्र में कि सेंट्रोमियर के आधार पर जो आपके पास क्रोमोसोम है उसकी आकृति कैसी है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आकृति का भी निर्धारण, यानी अपने कह सकते हैं कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कौन से फेज में होता है, एनाफेज में। तो एक ये ध्यान रखना कि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कौन से फेज में होता है, एनाफेज में, ठीक है। तो अपनों ने जैसे पढ़ा था कि एक शेप होती है आई, एक होती है जे, एक वी और एक एल, ये अपनों ने पढ़े थे सेंट्रोमियर के आधार पे, ठीक है। तो ध्यान रखना सेंट्रोमियर का इसमें क्या हो जाता है, विघटन, टूट जाता है, जिससे क्या हो जाता है, गुणसूत्र की जो आकृति है वो आपको अध्ययन करने को मिलेगी कौन से फेज में, एनाफेज में। तो ये तो बात होगी एनाफेज में। वैसे आपको डायग्राम ध्यान रखना है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। और एनाफेज के बारे में कहा जाता है कि सबसे छोटी जो अवस्था वो यही है, सबसे छोटी अवस्था। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है, प्रोफेज, और सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है, एनाफेज, ठीक है। अब लास्ट में आ जाता है कौन सा, अपना टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है, एक तो ये ना, ठीक है, यहाँ पे ये है आपके पास केंद्रिका, वापिस आपको केंद्रिका दिखाई देगी, एक तो प्रोफेज में दिखाई दी थी वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ पे दिखाई देगी आपको, टेलोफेज में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास गुणसूत्र है ये वापिस से क्या हो जाते हैं, असंगनित हो जाते हैं, और क्रोमेटिन के क्या बना देते हैं, रेशे। ये है क्रोमेटिन के रेशे, क्रोमेटिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास अगर कुछ प्रोफेज का उल्टा, ठीक है, तो प्रोफेज का उल्टा कौन सा है, टेलोफेज, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अपने पास केंद्रिका नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टेलोफेज में क्या केंद्रिका बन जाएगी। तो ध्यान रखना प्रोफेज का उल्टा, प्रोफेज का उल्टा, इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक तो हो गया केंद्रक झिल्ली, ठीक है, एक होगी केंद्रिका, और जैसे गोल्जी का हो गया, अंतःपर्दीय जालिका होगी, ये वापिस क्या हो जाता है, बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोफेज का उल्टा, ठीक है। तो ध्यान रखना केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ठीक है, ये वापिस से बनने क्या हो जाते हैं, यानी अपने बोल सकते हैं पुनः ये क्या हो जाते हैं, बनने स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोफेज का उल्टा। तो ये टेलोफेज आसान है, बस यही ध्यान रखना है कि जो क्रोमेटिन के रेशे इसमें बनने लगते हैं और केंद्रिका भी वापस बनने लगती है,
केंद्रक झिल्ली भी, जिसे इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज का उल्टा। तो ये तो बात होगी समसूत्री विभाजन, इसमें अपनों ने चारों पढ़ ली है, ठीक है। ये प्रोफेज हो गया, और इसमें मेटाफेज पढ़ लिया अपनों ने, और ये एनाफेज है। मेटाफेज में आपको एम प्लेट मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही है, और एनाफेज में आपके पास एक तो सबसे छोटी अवस्था कैसे कहा जाता है, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कौन से फेज में किया जाता है, एनाफेज में। तो ये टेलोफेज हो गया। अब अपने बात करेंगे समसूत्री विभाजन, अपनों ने बात की थी, जिसमें अपने अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस, यानी अब जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आगे किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का। तो अब बात करेंगे अपने साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस, और हिंदी में नाम पता है क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो वो तो थी विभाजन की तैयारी। अब विभाजन की तैयारी होगी तो आगे जो केंद्रक विभाजन हो गया, तो वहां पे आपके पास उसके बाद किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का, ठीक है। इससे क्या होती है, नई कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य अपनों ने डिवाइड किए थे दो प्रकार, अपनों ने स्ट्रक्चर मैंने हायरार्की बनाई थी, वहां पे एक तो बात की थी अपने बाय ग्रूव, ठीक है, और एक अपनों ने बात की थी बाय प्लेट, ठीक है। ग्रूव मतलब खांचे द्वारा, या क्या बोल सकते हो आप, विदलन, विदलन यानी खांच द्वारा, और बाय प्लेट का मतलब है कोशिका पट्टिका द्वारा। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास कोशिका है तो यहाँ पे केंद्रक दो भागों में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास धीरे धीरे खांच बनती जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी और गहरा हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये दो कोशिका द्रव्य में, यानी ऐसे टूट जाएगा कोशिका द्रव्य, क्या हो जाएगा यहाँ से विभाजन, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं इनकी दिशा कैसी है, यहाँ से दिशा देखो कैसे है, अंदर यानी अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, और यहाँ से क्या होगा, पट्टिका द्वारा। इसमें क्या होता है, जैसे दो केंद्रक है तो बीच में आपके पास अपनों ने बात की थी, तो यहाँ पे कैसे एक पट्टिका गहरी हो जाती है, पट्टिका गहरी मतलब टूटने के कगार पे आ जाती है, जैसे ही टूटती है तो ये यहाँ से क्या पट्टिका के द्वारा क्या हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है, तो यहाँ से ये विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये किससे होगा, ये दिशा भी केंद्रीय है, तो इसकी दिशा ध्यान रखना कैसे, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। तो एक ये पूछ लेता है कि जो आपके पास अभिकेंद्रीय ये दिशा है ये किस कोशिका में होती है, और ये इसमें भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखो जो कोशिका है इसमें ध्यान रखनी, ये तो होती है जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका, और ये किस में, तो ध्यान रखनी है किस में, तो पादप कोशिका में। तो ये हो गया आपके पास साइटोकाइनेसिस, तो इसमें यही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो ये खांच द्वारा होता है, और ये किसके द्वारा रहता है, कोशिका पट्टी द्वारा। तो ये अपना कंप्लीट हो गया समसूत्री विभाजन। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। तो बात करते हैं अपने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। और अर्धसूत्री विभाजन को पता ही है क्या बोलते हैं, म्यूसिस। अब इसमें कुछ फैक्ट है जो ध्यान रखना अपने को। सबसे पहले तो बात करें ये शब्द दिया किसने, तो ध्यान रखना किसने दिया, फॉर्मर और मुरे ने, ठीक है। उसके बाद बात करें खोज, तो खोज आ जाएगा बीच में, ठीक है। और ये हमेशा किस में होगा, जनन कोशिका में, जनन कोशिका में। और यहाँ पे ये विभाजन होता है किस टाइम होता है, तो ध्यान रखना युग्मक यानी गैमेट,
निर्माण के समय, जिसमें अपने को क्या मिलेगा, एक तो शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे अर्धसूत्री है, ठीक है, यानी गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, आधी, यानी गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधे। तो आपसे पूछे कौन से विभाजन में गुणसूत्र आधे होते हैं, किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे देखो समसूत्री विभाजन में जो कोशिका विभाजन है वो एक बार होता है, इसमें कितने बार होगा, 2 बार। तो यहाँ पे रखना कोशिका 2 बार विभाजित होती है, ठीक है। और ध्यान रखना जैसे अपनी जो संतति चली आती है, तो ध्यान रखना जो 80% गुण है वो अपने खुद के होते हैं, 20% गुण अपने माता पिता के आते हैं, ठीक है। गुणों की बात कर रहा हूँ मैं, जेनेटिक नहीं बात कर रहा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि अपने जो पूर्वजों के जो गुण है एक टाइम पे विलुप्त हो जाते हैं और अपने नए गुण आते हैं, ठीक है। वो इसी के कारण आते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के कारण। तो ध्यान रखना इसमें नए गुण उत्पन्न होते हैं। अगर सारे ही गुण आ जाएं, डिट्टो ही आ जाए, तो अपने बिल्कुल हम शक्ल हो जाए, यानी अपने जो संतति है उसके एकदम कैसे दिखे, फोटोकॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे यही यहाँ पे डिफरेंट करता है, इसमें नए गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को विभिन्नता का स्रोत, विभिन्नताओं का स्रोत। तो ये फैक्ट ध्यान रखने अर्धसूत्री विभाजन में जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करें, अर्धसूत्री विभाजन होता कितना है, 2 प्रकार का। एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 भागों में बटे, जैसे अपने समसूत्री विभाजन पढ़ा था। एक तो अपनों ने पढ़ा था कि पहले किसका विभाजन होगा, केंद्रक, यानी केंद्रक द्रव का। उसके बाद किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव का, कोशिका द्रव का, ठीक है। सेम इधर भी, इसमें पहले किसका विभाजन होगा, केंद्रक द्रव, फिर किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव का। उसके बाद अपने पढ़ेंगे कौन सा, केंद्रक द्रव। तो इसमें जो आपके पास सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, फिर पढ़ेंगे अपने क्या, मेटाफेज फर्स्ट, फिर अपने पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट, और फिर पढ़ेंगे अपने टेलोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास स्टार्ट करेंगे अपने जो आपके पास अर्धसूत्री फर्स्ट है, उसमें केंद्रक द्रव में कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटा, एना और टेलोफेज, ठीक है। और इसी तरह ये भी ऐसे ही बढ़ जाएगा, ये भी 4 में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या आपके पास प्रोफेज फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस प्रकार ये क्या हो जाता है, 4 में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपके पास, केंद्रक द्रव, ठीक है। तो प्रोफेज में भी आपके पास अवस्थाएं हैं कितनी, 4 नहीं 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा आपके पास, एक चीज ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, L, Z, P, D और D, ये याद ना रहे तो ध्यान रखना एक ट्रिक है, लो, जी, पिलो, देसी, दारू। फिर से बोलो, लो, जी, पिलो, देसी, दारू, ये तो याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे L का मतलब होता है लेप्टोडीन, लेप्टोडीन, ठीक है। Z का मतलब होता है जाइगोटीन, और P का मतलब होता है पेकाइटिन, और D का मतलब होता है डिप्लोटीन, और यहाँ पे इस D का मतलब होता है डाइकाइनेसिस। तो यहाँ से सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी आपको दिख रहे हैं, लेप्टोडीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में, ठीक है।
ठीक है। जैसे लिप्टोडीन से पूछा है कि जो बकी अवस्था है जिसको अपने गुलदस्ता अवस्था बोलते हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, लिप्टोडीन में। सिनेप्टिक कहाँ पाया जाता है, जाइगोटीन में। पेकाइटिन में क्या जाता है, जीन में। काइंसमेटा कहाँ पाया जाता है, डिप्लोटीन में। और काइंसमेटा का जो रूपांतरण है वो किस में मिलेगा, डाइकाइनेसिस। ये फिट प्रॉपर क्वेश्चन है और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके बनेंगे, प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में भी अपने पहला कौन सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन, ठीक है। एंड टी ना जाए, डी ना जाए, ठीक है, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लेप्टोटीन। तो डायग्राम से ध्यान रखें तो जल्दी चीज़ें याद होंगी, हमने डायग्राम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, तो ये तो आता है आपके पास सेंट्रोमेर, और यहाँ से आपके पास ये क्या है, गुणसूत्र, ठीक है। तो ये है आपके गुणसूत्र, क्रोमोसोम। अब यहाँ पे आपके पास जो गुणसूत्र ये किसके रूप में, रेशो के रूप में। और रेशे यहाँ पे किससे जुड़े हैं, तो ध्यान रखना किससे जुड़े हैं, केंद्रक झिल्ली से। ये ध्यान रखना किससे जुड़े हैं, केंद्रक झिल्ली। और ये क्या है, ये तो पता ही, ये क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो गुणसूत्र होते हैं यहाँ पे किसके रूप में होते हैं, रेशो के रूप में। और देखो ये कैसी शेप बना रहे हैं, तो जैसे गुलदस्ता होता है उसी प्रकार की ये क्या बना रहे हैं, शेप। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बुके अवस्था। बुके अवस्था बोल दो या क्या बोल दो इसको, गुलदस्ता, गुलदस्ता अवस्था, ठीक है। तो जुड़े किससे होते हैं, केंद्रक झिल्ली से। बस इसमें यही ध्यान रखना है कौन सी अवस्था है, तो ये आपको डायग्राम के थ्रू बता दें। उसके बाद बात करें जाइगोटीन। सेकंड कौन सा है, जाइगोटीन। अब इसमें क्या होगा, जो आपके पास गुणसूत्र होगा, अपने को बताया गुणसूत्र इस प्रकार, और साथ में एक और गुणसूत्र आएगा, वो क्या होगा, इससे ऐसे अटैच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपके पास ये नीचे आपको पेयर बन रहा है दो गुणसूत्रों से, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिकल, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके बाद ये तो रहेगा, ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है अपने पास, तो ये ध्यान रखना, ये है आपके पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तो बात होगी जाइगोटीन। तो यही ध्यान रखना है कि आपके पास इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। उसके बाद अपने एक और बात कर लेते हैं पेकाइटिन के बारे में। पेकाइटिन, इसका भी डायग्राम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास एक गुणसूत्र है, ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से इसमें घुल जाते हैं। घुल कैसे जाते हैं, तो अपने डायग्राम के थ्रू बात करें। जैसे ये आपके पास, तो ये यहाँ पे इसको क्रॉस ओवर कर लेता है इस प्रकार, ठीक है। इसी तरह आगे बनते जाएंगे ये। तो ये तो आपको पता क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपके पास ये जो क्रॉस ओवर बन रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं जीन विनिमय, जीन विनिमय। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो पता चल गया किस प्रकार होता है। तो ध्यान रखना, जीन विनिमय आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पेकाइटिन में। और सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे मिलेगा आपको, जाइगोटीन में। उसके बाद बात करें अपने चौथा जो आपके पास है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन में अपने को ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये आपके पास गुणसूत्र है,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको अपने सिंपल बनाते हैं। जैसे ये गुणसूत्र आपके पास, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक्स जैसी संरचना बना लेता है। ठीक है, यहाँ से तो आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो, ये ऊपर जो बन रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं काइंसमेटा। ये जो यहाँ पे आपके पास एक्स जैसे संरचना बनते हैं, इसको बोलते हैं काइंसमेटा, काइंसमेटा। तो अगर आपसे पूछे काइंसमेटा का निर्माण कहाँ होता है, तो डिप्लोटीन में। ठीक है, और इस आप ये भी कह सकते हो कि जीन विनिमय भी तो है ये। तो एक तरह का ये ध्यान रखना, काइंसमेटा देखा जा सकता है और जीन विनिमय भी देखा जा सकता है, जीन विनिमय। ठीक है, सबसे पहले आपको कहाँ दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखेगा किसमें, पेकाइटिन में। पेकाइटिन के बाद जीन विनिमय तो होता ही है, लेकिन ये एक्स जैसे शेप बना लेगा, उसको क्या बोलते हैं, काइंसमेटा। तो काइंसमेटा का निर्माण यही होता है। एक पांचवा और बात कर लेते हैं, डिप्लोटीन हो गया, और एक होता है लास्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्र आ जाते हैं मध्य में, और ये है आपके पास तारकाई। तो इससे जुड़े नहीं हुए, ये तर्कतंतु है। तो यहाँ पे आपके पास ये तो आ जाएगा क्या, सेल मेम्ब्रेन, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सेंट्रोसोम है, और ये क्या है, तर्कतंतु। तो इसका मतलब ये है कि काइंसमेटा का जो रूपांतरण है वो किस में मिलेगा आपको, डाइकाइनेसिस। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है। इसमें जो गुणसूत्र रहते हैं मध्य में आ जाते हैं, तारकाई विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं। सेम वही कंडीशन जो प्रोफेज के अंतिम अवस्था में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेज के अंतिम अवस्था में आपको कहाँ पे दिखेगा, डाइकाइनेसिस। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपके पास कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट। तो डायग्राम से अपनों ने समझने की कोशिश की कि इनकी शेप कैसे होती है। अब अपने पास जो रह जाता कौन सा, मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से डायग्राम बार बार बना रहे तो चीज़ें अपने को अपने आप याद हो रही है कि अपने पास कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो विपरीत ध्रुव पे क्या मिलेगा आपको, तारकाई। और यहाँ पे क्या आपके पास गुणसूत्र, और इनकी भुजाएं कहाँ रहेगी, ऐसे। वहाँ पे अपनों ने समसूत्री विभाजन में देखना इनकी भुजाएं क्या होती है, ऊपर की ओर है, और यहाँ पे क्या होती है, मध्य में ऐसे जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये तो बात होगी। और इसमें जो तर्कतंतु होगी वो इससे जुड़े होंगे ऐसे। एक ये ध्यान रखना ना कि तर्कतंतु किस में जुड़े होते हैं, किस में नहीं जुड़े होते हैं, ये देख लेना। ये तर्कतंतु इससे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना, ये प्लेट बनती है दो। तो प्लेट, इन दोनों प्लेटों को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर प्लेट, सेंट्रोमियर प्लेट। ठीक है, तो सेंट्रोमियर प्लेट का निर्माण कहाँ होता है, मेटाफेज फर्स्ट में। ठीक है, और बात करें, ये आपको पता ही, ये क्या है आपके पास, तारकाई, तारकाई। और ये क्या है, तर्कतंतु। बार बार डायग्राम बनाने का अर्थ ये है कि आपको यहाँ पे याद नहीं करना, आपको ये पता है कि हाँ जो डैश डैश में बनी है तर्कतंतु है, ये आपके पास गुणसूत्र है जो मध्य में है, इनसे जो दो प्लेटें बनेगी सेंट्रोमियर कहते हैं, और विपरीत ध्रुवों पे जो चले जाते हैं वो तारकाई है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपने एनाफेज। यहीं पे बात करेंगे, यहाँ से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं, यहाँ से क्या देते हैं, टूट जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो ये तो है आपके पास तारकाई। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके गुणसूत्र क्या हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड। तो यहाँ से अपने बात करें कि जो आपके पास गुणसूत्र हैं हो जाएंगे इस प्रकार।
ठीक है। और ये किससे जुड़े हैं? तर्कतंतु से। तो ध्यान रखना क्वेश्चन जो आपके पास एनाफेज, ये अपने बात करें एनाफेज फर्स्ट की। तो एनाफेज में फर्स्ट में एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये रहता है कि गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, कौन से फेज में होती है? एनाफेज फर्स्ट में। तो ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या में कमी, एक तो ये क्वेश्चन, और इसी से जुड़ता हुआ पूछ ले कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है किसमें? एनाफेज में। बस यही क्वेश्चन बनता है एनाफेज में। तो यहाँ से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाता है, और ये किसकी ओर जाने लगते हैं? ध्रुवों की ओर। उसके बाद बात करें अपने टेलोफेज के बारे में। टेलोफेज फर्स्ट। तो टेलोफेज में अपनों ने लास्ट में बात की थी जो अपने समसूत्री विभाजन, वहाँ पे क्या हो जाता है? केंद्रक बन जाते हैं। बस यही है इसमें, यहाँ पे क्या बन जाते हैं? दो केंद्रक, एक ये रहा, और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वापस से किस में हो जाते हैं? क्रोमेटिन के रेशा में, ये गुणसूत्र है। तो दो केंद्रकों में क्या हो जाता है? ये विभाजन। ठीक है, यही तो पढ़ना था। ठीक है, तो जो आपके पास क्रोमेटिन के रेशे लास्ट में बनते हैं किसमें? टेलोफेज में। तो यहाँ पे आपके पास वही दोबारा कि यहाँ पे आपके पास केंद्रिका भी बन जाएगी, केंद्रिका, और दो केंद्रक भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास टेलोफेज में यही ध्यान रखना है जो अपनों ने लास्ट में समसूत्री विभाजन में ध्यान रखा था। तो ये तो हो गया आपके पास कंप्लीट कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? फर्स्ट। अब अपने पढ़ेंगे सेकंड। तो सेकंड में एक ही लाइन ध्यान रखनी है आपको कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड ये प्रॉपर किसकी तरह होता है? तो ध्यान रखना समसूत्री विभाजन की तरह। तो जो आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा है वही क्या है? आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, आप कहोगे कि जो अपनों ने स्ट्रक्चर बनाई थी, एक मिनट, ये वाली अपनों ने क्या पढ़ा था? केंद्रक द्रव, उसमें भी क्या पढ़ा? प्रोफेज फर्स्ट में ये पांचों पढ़ ली, फिर अपनों ने मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट, फिर कहोगे कोशिका द्रव कहाँ है? तो कोशिका द्रव अपनों ने जो पढ़ी थी किसमें? समसूत्र में। वैसा ही करना है। ठीक है, तो कोशिका द्रव में भी आपको यही ध्यान रखना है जैसे अपनों ने ये पेज पढ़े हुए हैं। ठीक है, और अपने एक रह जाता था अर्धसूत्री विभाजन दिखते हैं, तो वो बताई दिए किसकी तरह होता है? समसूत्री विभाजन की तरह पूरा पूरा। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है कोशिका। तो कोशिका से जुड़ी अच्छी खासी जो आपके पास डिटेल वो यहाँ पे दे दी है। और एक अपनों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था G1 S1, और क्या पढ़ा था अपनों ने? G2, ये पढ़ा था। और एक आता है G0 अवस्था, ये भी आती है, इसके बारे में भी ध्यान रखो, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखना ये क्या होता है? हमेशा जीवन अवस्था में रहती है और इसका विभाजन नहीं होता। क्या बोल रहा हूँ कि जो आपके पास G0 अवस्था हमेशा किस में रहती है? जीवन अवस्था में, और इसका विभाजन नहीं होता। तो ध्यान रखना जीवन अवस्था में रहती है, रहते भी कब तक है? तो ध्यान रखना जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत। और उसके बाद ध्यान रखना इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? G0 अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल पूछ लेते हैं इसके। एग्जाम्पल दो हैं जो ध्यान रखना। एक तो ध्यान रखना तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और एक ध्यान रखना हृदय कोशिका। ठीक है, तो G0 अवस्था इसे कहते हैं। जीवन अवस्था में रहती जीवन पर्यंत, इसका विभाजन की क्षमता नहीं होती। और एग्जाम्पल कौन से ध्यान रखो? तंत्रिका कोशिका और कौन सा? हृदय कोशिका। ठीक है, अब एक कई बार पूछ लेते पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है वो भी देख लो। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो यहाँ पे अपने बात करें सबसे पहले, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? आपके पास सेल मेम्ब्रेन, केस में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, क्या पाई जाती? कोशिका झिल्ली।
सॉरी ये सेल वॉल है और ये है सेल के मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है इसमें जंतु कोशिका, यानी इसमें क्या पाया जाता है। तो फर्क क्या रहेगा इसमें, तो अपने को पता है इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल, इसमें पाया नहीं जाता। और ध्यान रखना है इसमें एक आ जाती है केंद्रक, तो केंद्रक पाया जाता है परिधि में, परिधि के करीब, इसको बोलते हैं परिधीय केंद्रक। और ये पाया जाता है कहाँ पे, सेंटर में। तो ये ध्यान रखना है, सेंटर में कौन सा पाया जाता है अपने पास, केंद्रक। तो ये है आपके पास केंद्रक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गुणसूत्र मिलेंगे बिखरे हुए, ठीक है। जो अपने पास गोल्जी का पढ़ा था उन्होंने, जहाँ पे गोल्जी का एक इसमें तो बिखरा हुआ पाया जाता है जिसको बोलते हैं डिक्टोसोम, डिक्टोसोम। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, गोल्जी का, यह है गोल्जी का, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या पाया जाता है, हरित लवक, ये पाया जाता है हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपके पास तारक काय, सेंट्रोसोम। और बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलती है, रिक्तिका, ये है आपके पास क्या, रिक्तिका, रिक्तिका वैक्यूल, इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। और बात करें इसमें एक आ जाता है आपके पास भोजन, यहाँ पे स्टोर होता है, यानी भोजन का स्टोर करता है, भोजन संचित किस रूप में करता है, तो पादप कोशिका करती है स्टार्च और मंड के रूप में, स्टार्च और मड के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे भोजन का जो संचय होता है, भोजन संचित, संचित वो किसके रूप में होता है, तो ध्यान रखना किसके रूप में, ग्लाइकोजन। तो ये डिफरेंस है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, मेन में यही डिफरेंस है। तो अब ये कंप्लीट होता है आपका कोशिका। तो कोशिका से जुड़ी जितनी चीज़ें कोशिश की गई कंप्लीट, और उसके बाद जो अपने क्वेश्चन रह जाते हैं वो तो अपने जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अपने सारे क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो भी नए क्वेश्चन बनते हैं वो अपने कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो कोशिका कंप्लीट होता है, तो रिविजन भी साथ के साथ करते रहें कि कोशिका एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है, ठीक है। धन्यवाद।